Hello everyone, this is Farhanur. I hope you all are doing well. So students, आज हम पढ़ेंगे कैटेगरीज ऑफ आर्कीबैक्टीरिया। लास्ट क्लास में भी हमने आपको बताया था कुछ आर्कीबैक्टीरिया के बारे में, मतलब कुछ नहीं, काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी थी मैंने आपको, ठीक है, आर्कीबैक्टीरिया के बारे में। तो उसमें हमने बताया था आर्कीबैक्टीरिया 3 टाइप्स के होते हैं, याद है ना? ओके, वेरी गुड। मिथेनोजेंस, हेलोफाइल्स एंड थर्मोएसिडोफाइल्स। ओके, चलिए, फर्स्ट है मिथेनोजेंस, जो कि मार्शी एरिया में मिलता है। व्हाट इज़ अ मार्शी एरिया बच्चा लोग? मार्शी एरिया वो होता है जिसे हम दलदल भी कह सकते हैं, ठीक है, दलदल को ही मार्शी एरिया कहते हैं। तो इस एरिया को मार्शी एरिया कहते हैं और इस मार्शी एरिया में मिथेनोजेंस ग्रो होते हैं। सेकंड है आपका हेलोफाइल्स, ठीक है, ये हाई सैलिनिटी एरिया में ग्रो होते हैं। थर्ड है आपका थर्मोएसिडोफाइल्स, जो कि हाई टेम्परेचर में ग्रो होते हैं। तो बच्चे लोग, अभी तो मैंने आपको बहुत शॉर्ट में बताया है, पर मैं इसको आपको 1 बाय 1 डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन, फर्स्ट है मिथेनोजेंस, ठीक है, ये मार्शी हैबिटेट में होते हैं, मोस्टली मार्शी एरियाज़ में, ठीक है, दलदल भी बोलते हैं इसे। नाउ कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड, मिथेनॉल एंड फॉर्मिक एसिड इनटू मीथेन। तो उस एरिया में जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड होता है, फॉर्मिक एसिड होती है, मिथेनॉल है, तो इन सबको ये बैक्टीरिया किस में कन्वर्ट करते हैं? मीथेन में। तो लास्ट क्लास में भी हमने आपको बायोगैस के बारे में बताया था, याद है ना, कि जब हम बायोगैस बनाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है। And these methanogens will convert carbon dioxide into the methane. So methane गैस को हम फिर बाद में यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रेजेंट इन द गट्स ऑफ सेवरल रुमिनेंट एनिमल्स सच एज काउज एंड बफेलोज। तो कभी आपने किसी काऊ को बैठे देखा है? देखा तो होगा ही, वो कंटिन्यूसली मुंह चलाती रहती है, चल देखा है ना। सो बच्चे पार्टी, इट इज़ कॉल्ड एज जुगाली करने वाला एनिमल। तो स्टूडेंट, जितने भी जुगाली करने वाले एनिमल होते हैं वो सब में मिथेनोजेंस पाए जाते हैं, जैसे काऊ हो गया, बफेलो हो गया, इन सब में ये पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो खाते हैं उसमें जो भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसे मीथेन में कन्वर्ट करते हैं। सो रुमिनेंट स्टमक प्रोड्यूसिंग दी मीथेन। ओके, नाउ नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन फ्रॉम द डंग ऑफ दीज एनिमल्स। दीज आर कीमोऑटोट्रॉफ्स। तो स्टूडेंट्स, होता क्या है, जब ये एनिमल अपना डंग निकालते हैं ना तो उसमें भी मीथेन होती है, ठीक। सो मिथेनोजेंस आर द कीमोऑटोट्रॉफ्स, मीन्स ये केमिकल को यूटिलाइज करके अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें केमिकल क्या हो गया? मिथेनॉल हो गया, फॉर्मिक एसिड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है। आपको बताया था ना, जब बायोगैस या गोबर गैस बनाते हैं तो क्या करते हैं, हमने बताया था कि डंग या गोबर को हम ऐसे एरिया में डालते हैं जहाँ एयर बिल्कुल भी नहीं होती और ये बैक्टीरिया वहाँ ग्रो होने लगते हैं और फिर बनाते हैं बायोगैस विच इज़ अ मीथेन। ओके, एग्जाम्पल है मिथेनोकोकस एंड मिथेनोबैक्टीरिया। So they are chemoautotrophs. So बच्चे लोग, they don't need any type of sunlight for the production of their food, but they produces their food with the help of chemicals. So they called as chemoautotroph. स्टूडेंट्स, ज़रा ध्यान से सुनिएगा, जब अर्थ का इवोल्यूशन हुआ था तो सबसे पहले आए कीमो हेट्रोट्रॉफ्स, क्योंकि उस टाइम पर केमिकल का अमाउंट बहुत ही ज़्यादा था, तो इतने केमिकल को वो डायरेक्ट एब्जॉर्ब करते थे, ठीक है। अच्छा, सिंपल भी थे, बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करने में डिफ़िकल्टी भी नहीं हुई कोई भी। पर जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया केमिकल ख़त्म होता गया, तो जब केमिकल ख़त्म होता गया तो ये लोग क्या करने लगे, जो कॉम्प्लेक्स केमिकल थे ना उनको यूटिलाइज करके सिंपल में कन्वर्ट करके उसमें न्यूट्रिशन ले लेते थे। सो दे विल कन्वर्ट द कीमो हेट्रोट्रॉफ्स टू द कीमोऑटोट्रॉफ्स। और ये जो है आर्कीबैक्टीरिया इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कन्वर्ट हो गए, मतलब थोड़ा एवोल्यूशन हो गया ना। कैसे एवोल्यूशन हुआ कि सिंपल वाले केमिकल सारे ख़त्म हो गए तो कॉम्प्लेक्स केमिकल बचा, तो ये बैक्टीरिया उसे सिंपल में कन्वर्ट करके यूटिलाइज करके अपना फूड बनाकर लाइफ जीने लगे, ठीक। और ऐसे बैक्टीरिया को कीमोऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। तो हमने एग्जाम्पल कौन से बताए थे आपको? मिथेनोकोकस, मिथेनोबैक्टीरिया। सो दिस इज़ द फर्स्ट ग्रुप ऑफ आर्कीबैक्टीरिया विच इज़ ए मिथेनोजेंस।
Now moving on, now next is halophiles. It is a very interesting group of bacteria. halophiles नाम से ही समझ आ गया होगा। हेलोफाइल्स का मतलब होता है ऐसे बैक्टीरिया जो हाई सैलिनिटी को टॉलरेट कर सकते हैं, ठीक है। जो नमक वाला जो एरिया होता है हाई सैलिनिटी वाला, उसे टॉलरेट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये रहते कहाँ हैं? तो नमक पता है ना, कौन से पानी में नमक होता है? सॉल्ट लेक्स में, सीज में, ब्राइन्स में, तो इन सब में पाए जाते हैं ये। तो ये एक्सट्रीम सॉल्ट का इन्वायरमेंट टॉलरेट कर सकते हैं, ओके। ये ज़्यादातर पर्पल कलर के दिखाई देते हैं क्योंकि इनके पास एक एडिशनल पिगमेंट होता है, कलर होता है, और इसे ही आप बैक्टीरियोरोडोप्सिन कहते हैं। बैक्टीरियोरोडोप्सिन नाम सुना है पहले कभी? तो बच्चों, ये पिगमेंट कहाँ पाया जाता है पता है? नहीं पता। तो ऐसे ही पिगमेंट आपकी आंखों में भी होता है, विच इज़ कॉल्ड एज रोडोप्सिन। तो आई बात समझ में? जब ज़्यादा लाइट पड़ जाती है तो रेड आंखें हो जाती हैं, तो ऐसे ही आपकी आंखों में पिगमेंट होता है, विच इज़ कॉल्ड एज रोडोप्सिन। नाउ जब सनलाइट पड़ती है, दे फॉर्म मेम्ब्रेन अराउंड इट, विच इज़ कॉल्ड एज पर्पल मेम्ब्रेन, एंड द पिगमेंट इज कॉल्ड एज बैक्टीरियोरोडोप्सिन। तो स्टूडेंट्स, आपने कभी गाय की आंखें देखी हैं? कभी काऊ की आंखें देखी हैं रात में? ठीक है, वो रेड दिखाई देती हैं। तो बच्चों, वो रोडोप्सिन की वजह से होती हैं, ठीक है। ये जनरली रोडोप्सिन पिगमेंट रात में देखने में मदद करते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, ज़रा मेरी बात को ध्यान से समझना। ये काम क्या करता है? ये पर्पल जो पिगमेंट है, इसका काम क्या है? बेसिकली पर्पल जो पिगमेंट होता है, तो जैसे ही इसके ऊपर सनलाइट पड़ेगी तो ये पिगमेंट एक्टिवेट हो जाएगा। तो जैसे ही ये एक्टिवेट होगा तो इट विल प्रोड्यूस सम ऑफ द एनर्जी। तो एनर्जी को हम जिसमें कन्वर्ट करेंगे, एटीपी में करेंगे, ठीक है। तो किस में करेंगे हम लोग एनर्जी को कन्वर्ट? एटीपी में, ओके। हालांकि इस एटीपी का यूज़ हम लोग किसी फूड के लिए नहीं करेंगे। फूड बनाना है, इन सब चीज़ों के लिए इस एटीपी का यूज़ सिर्फ एक ही चीज़ में है कि ये प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाते हैं। तो दीज पिगमेंट हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, प्रोटॉन ग्रेडियंट का मतलब है क्योंकि ये बैक्टीरिया सनलाइट में रहता है, तो अगर पता होना चाहिए कि बैक्टीरिया सैलिनिटी वाला है, तो इनके सर्वाइव करने के लिए इनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा कभी भी एसिडिटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एसिडिटी का मतलब जब भी आपकी बॉडी में H+ आयन, ये हमने आपको रेस्पिरेशन में पढ़ाया था, अभी देखो ध्यान से, वेन एवर द H+ आयन कंसनट्रेशन इज इंक्रीजेज इनटू योर बॉडी, देन व्हाट विल हैपन? क्या होगा? तो आपकी बॉडी में एसिडिटी बढ़ेगी। अगर एसिडिटी बढ़ेगी तो बॉडी में एसिडॉक्सिन हो जाएगा। ये ह्यूमन बीइंग की बात है। अगर इनकी बॉडी में H+ आयन का कंसनट्रेशन बढ़ने लगे, मतलब हेलोफाइल्स के अंदर H+ आयन का कंसनट्रेशन बढ़ने लगे, तो अंदर बॉडी कैसी होगी? एसिडिक, और बाहर बॉडी कैसी है? सैलिनिटी, नमक है ना। तो हमेशा आप याद रखना, ऐसी कंडीशन में जो सलाइन वाटर है इनके अंदर आने लगेगा, तो सलाइन वाटर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ आएगा, ठीक। वो ऐसी कंडीशन में है, ये मर भी सकते हैं उस कंडीशन में। तो ऐसे बैक्टीरिया जो रोडोप्सिन होते हैं, ये पहले एटीपी बनवाते हैं, साथ में ये प्रोटॉन ग्रेडियंट भी क्रिएट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, प्रोटॉन ग्रेडियंट जो है वो मेम्ब्रेन को एक शेप देने का भी काम करता है, समझिएगा। साथ में जो एक्स्ट्रा चीज़ है बाहर निकालने में काम करता है। सो देखिए, H+ आयन अंदर आ रहे हैं और साथ ही बाहर भी जा रहे हैं, तो अंदर बाहर, तो इससे मेम्ब्रेन की एसिडिटी भी मेंटेन रहती है और मेम्ब्रेन का शेप भी मेंटेन रहता है। सो इट इज़ कॉल्ड एज प्रोटॉन ग्रेडियंट। और हर मेम्ब्रेन में जब भी कुछ अंदर बाहर करते रहते हैं, H+ आयन या प्रोटॉन ग्रेडियंट का बहुत बड़ा रोल है। इसको मैं जब आपको नर्वस ट्रांसमिशन पढ़ाऊँगी तब डिटेल में बताऊँगी, ओके। तो स्टूडेंट्स, आपने क्या सीखा? ये जो बैक्टीरियोरोडोप्सिन पिगमेंट होता है, ये इनके सेल में प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाने में हेल्प करता है ताकि इनकी बॉडी में आयनिक बैलेंस हमेशा बना रहे, और ये एटीपी बनवाने का काम भी करता है। हालांकि इसका एटीपी का यूज़ खाने वाने में नहीं करते, तो एटीपी का यूज़ हम वेरियस सेलुलर एक्टिविटीज़ हैं उसमें करते हैं, ओके।
एग्जाम्पल है हेलोबैक्टीरियम, हेलोकोकस। सो बच्चों, मिथेनोकोकस इज द एग्जाम्पल ऑफ मिथेनोबैक्टीरिया, हेलोकोकस इज द एग्जाम्पल ऑफ हेलोबैक्टीरिया। नाउ मूविंग ऑन, थर्ड है थर्मोएसिडोफाइल्स। थर्मो का मतलब हाई टॉलरेंस ऑफ द टेम्परेचर एंड एसिडो मीन्स एसिड टॉलरेट करने वाला, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, थर्मोएसिडोफाइल्स जनरली वो बैक्टीरियाज होते हैं जो हाई टेम्परेचर और हाई एसिडिटी दोनों को टॉलरेट कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज़ वाई वी कॉल्ड इट थर्मोएसिडोफाइल्स। ये हॉट स्प्रिंग्स, गर्म पानी के झरनों में पाए जाते हैं। ये 100 डिग्री टेम्परेचर तक टॉलरेट कर सकते हैं। और बच्चों, अगर थर्मोएसिडोफाइल्स का बिलो 2 pH होगा तो आप समझ रहे हैं बहुत ज़्यादा एसिडिक इन्वायरमेंट को टॉलरेट कर सकते हैं। ये सल्फ़र को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। जनरली जो सल्फ़र झील होती है जिनमें बहुत ज़्यादा सल्फ़र होता है तो जनरली वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा ही होता है। तो जिन भी झीलों में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो वहाँ पर सल्फ़र होता ही है, ठीक है। तो ये सल्फ़र को ऑक्सीडाइज कर लेते हैं एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन, ठीक है, एंड दे विल कन्वर्ट दी सल्फ़र इनटू सल्फ्यूरिक एसिड। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही सल्फ्यूरिक एसिड गर्म पानी में बढ़ने लगे तो एसिडिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। कोई टेंशन नहीं, ये बैक्टीरिया फिर भी सर्वाइव कर सकते हैं क्योंकि ये pH बिलो 2 तक टॉलरेट कर सकते हैं, पर पानी ख़राब होने लगता है। तो इन बैक्टीरियाज़ के पास ये भी एबिलिटीज़ है कि ये एरोबिक कंडीशन में तो सल्फ़र को सल्फ्यूरिक कर सकते हैं, पर इनके पास ये भी एबिलिटी है कि सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 को ये H2S मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, कभी भी पानी की एसिडिटी बहुत ज़्यादा ये बढ़ने नहीं देते, और बढ़ भी जाए तो इनका कोई लॉस नहीं हो रहा, ये तो आराम से टॉलरेट कर सकते हैं। आई बात समझ में? जो भी एनर्जी इस रिएक्शन से निकलती है सल्फ़र को सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट करने में, ये उस एनर्जी को यूटिलाइज़ करते हैं और ये अपने जो सारे काम होते हैं, खाना वाना, पानी वानी, ये सारे काम करते हैं, ठीक है। और ये कीमोसिंथेटिक नेचर के होते हैं, मतलब ये केमिकल सिंथेसाइज कर रहे हैं ना, तो इन्वायरमेंट का जितना भी सल्फ़र है उसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं और किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड में। तो ये सिंथेसाइज कर रहे हैं केमिकल, तो ये कीमोसिंथेटिक नेचर के होते हैं। तो स्टूडेंट्स, इनके एग्जाम्पल हैं थर्मोप्लाज्मा, थर्मोप्रोटियस एक्सेट्रा। ये इमेज है, ये मिथेनोकोकस जो ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं, ये हेलोकोकस, बहुत सारे कलर्स हैं इनके पास, एंड दीज आर दी थर्मोप्रोटियस। सो दिस इज़ दी अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ आर्कीबैक्टीरिया। तो इसमें आपको ये चीज़ समझनी है कि हर बैक्टीरिया अपनी बॉडी को बचाने के लिए कोई ना कोई केमिकल एक्टिविटी ज़रूर कर रहा है, जैसे प्रोटॉन ग्रेडियंट बना रहा है बाय द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया रोडोप्सिन। सो दिस ऑल अबाउट द ग्रुप्स ऑफ आर्कीबैक्टीरिया। सो स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे यू बैक्टीरिया के बारे में, ठीक है। बहुत मज़ा आएगा, देखिएगा ज़रूर। सो बच्चे पार्टी, दैट्स ऑल अबाउट इट। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, शेयर इट with your friends, and please subscribe my channel for more videos like that. Thank you. Bye bye.